वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर जैसे कि अबाउट दिस उर्दू ग्रामर मॉक टेस्ट, ये उर्दू ग्रामर मॉक टेस्ट का क्लास चल रहा। और इस टेस्ट के अंदर में जो आपको 10 क्वेश्चन लिया जाएगा इन इच वीडियो विथ 10 प्लस कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 10 क्वेश्चन आपको उर्दू का लिया जाएगा हर वीडियो के अंदर, और उसके अंदर 10 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा। और ये जो लेवल आप लोगों का लिया जाएगा वो बेसिक टू एडवांस लेवल रहेगा। ठीक है, ये इसके बारे में यानी कि ग्रामर मॉक टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि हर एक वीडियो के अंदर आपको 10 गो क्वेश्चन मिलेगा, और उसके साथ 10 कॉन्सेप्ट, 10 से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। लेवल आपका रहेगा बेसिक टू एडवांस रहेगा। अब ये सवाल आता है कि उर्दू ग्रामर का ये जो मतलब कि टेस्ट है ये किसके लिए ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नोट करके, फॉर ऑल उर्दू बोर्ड। जितने भी उर्दू बोर्ड है, अगर उसमें आपका कवायद उर्दू पेपर है तो कवायद का पार्ट आता है, तो वहाँ पे भी उसके लिए भी ज़रूरी है। दूसरा है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी जितने भी उर्दू का एग्ज़ाम होता है, जितने भी प्रकार का प्रतियोगिता वाला, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपके लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा कि हाँ ये इसका बी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, सवाल पढ़ के इसका जवाब नहीं, बल्कि उसके साथ साथ मैंने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको जहन में रखते हुए ये सेट बनाया गया, मॉक टेस्ट बनाया गया है, और आपको ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया गया है, और हर वीडियो के अंदर लाया जाएगा और उसके अंदर आपको बताया जाएगा। अब ये है कि किसके लिए ज़रूरी था, यहाँ पे मैंने बता दिया कि ऑल उर्दू बोर्ड के लिए भी है। ठीक है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप हैं, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपका पेपर उर्दू है तो उसके अंदर कवायद नहायत ही ज़रूरी है जो उसमें पूछा जाता है। अच्छा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके अंदर जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो उर्दू का सवाल पूछा जाता है उसके लिए भी ज़रूरी है। अब जैसे एग्जांपल दिया गया क्लास 9th 10th 12 11 12 है ना, बीए की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डीएलएड की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के डीएलएड, चाहे वो मानू से हो या बिहार से हो, मानू से हो या बिहार से हो, चाहे बी एड डी एड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट किसी भी कर रहे हैं, है ना, चाहे टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि अगर आपका उर्दू पेपर है तो फिर ये जो ग्रामर का मॉक टेस्ट है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको बेजाब्ते कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलूंगा। ये मेरा पहला वीडियो होगा। आप पहले वीडियो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से हमको कुछ बेनिफिट मिल सकता है तो आप इस चैनल से जुड़ जाए, ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और नेक्स्ट वीडियो भी जब आने वाले होंगे तो वो आप तक पहुंच जाए और उसका भी आप फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सबसे पहला क्लास है। अब क्लास का क्या है, क्लास 1 है उर्दू ग्रामर का टेस्ट का। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे लिया गया है कि आपका बंगाली बंगाली रसगुल्ले में, ये बंगाली रसगुल्ले, ठीक है, बंगाली रसगुल्ले में बंगाली क्या है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाली रसगुल्ले में बंगाली क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक सिफत देखिए, यहाँ पे मैं आंसर सिर्फ नहीं बताऊंगा, मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, इसलिए आप लोग धैर्य रखिएगा। और उसके बाद जाके इसका ज़्यादातर आंसर आप लोगों को, मैं इसका आंसर भी नहीं दूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको इसका जो आंसर जो पुटअप करना है ना, तो वो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। इसलिए क्वेश्चन मैंने 10 ही क्वेश्चन लिया है, ताकि आप नंबर बैठा के उसका आंसर दे दें। जहाँ पे आपको आंसर मेरे को देने का होगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा, और जहाँ पे आप मेरे को नहीं होगा कि देने के लिए, आपको ज़रूरी होगा कि कमेंट सेक्शन में दे, ताकि आपको ये भी पता चल पाए कि हाँ सही जवाब आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब ये आता है कि जब हम प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस। अगर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, यहाँ पे मतलब एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हैं ना, हम तो यहाँ पर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट दे के अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं कि हाँ हम कहाँ तक है, कहाँ तक मेरी तैयारी मुकम्मल है और कहाँ पे मेरी कमी है, उस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये रहा कि इसको किस तरीक़ा से करना चाहिए। तो मैंने 4-5 स्टेप बनाया है जो आपको फॉलो करना है। 4-5 स्टेप में देखिए, सबसे पहला आपके पास सवाल आता है। तो सवाल आता है तो सबसे पहले आपके पास सवाल जब आता है तो आप देखिए कि किस टॉपिक से है।
पहला काम आपको पता ये करना है कि किस टॉपिक से, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस टॉपिक से है, तो ये सवाल आपको करना है। जैसे बंगाली रसगुल्ले में बंगाली क्या है, वैसे ऑप्शन में पता चल रहा है कि यहाँ पे सिफत सिफत दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि ये टॉपिक जो आपका सिफत से है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि ये जो आपका ये जो टॉपिक सिफत पता चल गया, अब इसको हम कोशिश ये करेंगे इसका हिंदी और उर्दू भी जानने का। अब जैसे कि है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लैंग्वेज इसका जानने की कोशिश करेंगे। कम से कम 2 लैंग्वेज एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको हिंदी में इसको क्या कहते हैं, टॉपिक को क्या कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनेक्टिंग करके हम करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमको क्या याद रखना है कि आपको डिफिनेशन इसका पता होना चाहिए। जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक का डिफिनेशन यानी तारुफ जो वो पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको उसके थ्रू रिपीट करना है। चौथा पॉइंट आपको क्या करना है कि इसका टाइप याद रखना है कि हाँ इसके कितने टाइप होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टाइप को अब किसी जो है ना, इस टाइप को हमको क्या करना है, टाइप को है ना, इस टाइप को हमको क्या करना है, किसी चीज़ से जोड़ के रखना है ना, अपना एक कॉन्सेप्ट बना के उसको जोड़ने की कोशिश करना है। क्योंकि आप ये चीज़ जानिए कि अगर आपको टैब का कॉन्सेप्ट नहीं पता है पहचानने में, अगर आप कोई चीज़ को कनेक्ट करके रखते हैं तो फिर पहचानने में सहूलत होगी, और आपका सवाल कवायद का, उर्दू कवायद का कभी गलती हो ही नहीं सकता। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे किस तरीका से ये 5 गो स्टेप को हमको लोगों को फॉलो करना है। तो सवाल यहाँ पे ये था, बंगाली रसगुल्ले में बंगाली क्या है। तो बंगाली रसगुल्ले में बंगाली क्या है, मैंने सबसे पहले पता कर लिया कि हाँ ये जो बंगाली रसगुल्ले में पहला पॉइंट यहाँ पे था, पूछा गया था ये सिफत के बारे में। किसके बारे में बात किया गया, सिफत के बारे में। अब हम सवाल यहाँ पे ये करता है कि सर सिफत को क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिफत को कहा जाता है एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। उसके बाद हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो इसको विशेषण कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका यही आ गया जाके कि हाँ ये टॉपिक मतलब कि कहाँ से लिया गया था, तो सिफत से लिया गया था। उसी के अंदर कनेक्ट किया कि एक्स्ट्रा नाम याद रखना है, जो आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पे करें, ये दूसरा पॉइंट यहाँ से बन गया। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बोला गया था ये कि डिफिनेशन की बात करने के लिए, है ना। तो डिफिनेशन इसका याद रखना कि आखिर सिफत कहा किसको जाता है। तो देखिए सिफत जो कहा जाता है ना, तो सिफत जो होता है ना, वो ऐसे लफ्ज को कहा जाता है जो किसी इस्म या जमीन की जो है ना खुसूसियत को बयान करता है, या उसकी कैफियत को बयान करता है ना, या उसकी हालत का बयान करता है कि ये किस कंडीशन में है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तारुफ पता चल गया, है ना, तारुफ ये आपका हो गया। जाके अगर चौथा पॉइंट अगर हम बात करें, तो यहाँ पे टाइप के बारे में बात किया गया था। तो टाइप हम लोग क्या रखेंगे, तो इसके जो टाइप होते हैं ना, तो ये आपका उर्दू में जो इसके टाइप होते हैं वो 5 टाइप होते हैं। तो हमको टाइप याद रखना है, किस तरीका से टाइप याद रखना है, तो जैसे कि पहला टाइप यहाँ पे आता है सिफत, सिफत अददी। क्या आता है, अददी। उसके बाद आपका आ जाता है सिफत, है ना, सिफत अददी के बाद सिफत मिकदारी, मिकदारी दारी, है ना। उसके बाद तीसरा अगर टाइप की हम बात करें, अकसाम के बारे में अगर हम बात करें, तो आपका हो जाएगा सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीरी आप ले लीजिए, या आप इसको ज़मीरी या ज़मीरी भी कह सकते हैं, या हम इसको हम कहते हैं इशारी भी कहते हैं। ठीक है, सिफत ज़मीरी या सिफत इशारी। उसके बाद चौथे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिफत नस्बती। क्या हो जाएगा, सिफत सिफत नस्बती, सिफत नस्बती। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आ जाता है सिफत जाती। क्या आ जाता है, सिफत जाती, सिफत जाती, है ना, सिफत जाती है। जाति को, सिफत जाति को एक नाम और से जाना मुशब्बा भी कहा जाता है, मुशब्बा, है ना, मुशब्बा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज पता चल गया कि हाँ सिफत टॉपिक से आपका सवाल था, है ना। बंगाल के रसगुल्ले में बंगाली रसगुल्ले में बंगाली क्या है, तो ये सवाल आपका सिफत से था। और उसके बाद फिर लैंग्वेज में जाना था कि सिफत को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है, हिंदी में विशेषण कहा जाता है। उसके बाद तारुफ को हमने देखा कि किसी भी इस्म या ज़मीर की खुसूसियत को बयान करे, या उसके मयार को बयान करे, या उसके एक तरीका से समझिए हालत को या कैफियत को बयान करे, ऐसे लफ्ज को ही सिफत कहा जाता है ना। यानी अंदरूनी खूबी को, है ना, यानी खूबी को बयान करना, खूबी या खराबी को बयान करना, ऐसा लफ्ज जो इस्म और ज़मीर के खूबी या खराबी को बयान करे, है ना, तो वो आ जाता है ना। आगे अब आगे चौथा पॉइंट में मैंने बात किया यहाँ पे सिफत के अकसाम के बारे में। तो इसके 5 अकसाम होते हैं। अब 5 अकसाम में पहला अकसाम हमने यहाँ पे रखा सिफत अददी के बारे में, सिफत मिकदारी के बारे में,
सिफत ज़मीरी और सिफत निस्बती और सिफत जाती। ठीक है, अब यहाँ पे से हम सब चीज़ को जान लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे, एक मिनट, तो सबसे पहला यहाँ पे आपका था, हाँ, पहला यहाँ पे आपका क्या था, सिफत, सिफत अददी था। तो अददी का मतलब देखिए, अदद कहा जाता है गिनती को, यानी कि जब आपका गिनती रहेगा तो गिनती को हम क्या कहेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 10 50 60, ये क्या है, गिनती है। अगर आपके पास गिनती आया है तब पूछा जाए कि हाँ ये कौन सा सिफत है, तो हम उसको बोलेंगे सिफत अददी है। दूसरा आपका रहता है यहाँ पे सिफत मिकदारी। ये दोनों को साथ में लेके चलना है, मिकदारी, है ना। मिकदारी का मतलब होता है नाप तौल। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है नाप तौल, नाप तौल, तो नाप तौल से इसको तौल से पता किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इस दोनों के बीच में थोड़ा सा ये जानना जरूरी है, फर्क जानना जरूरी है। एक आपका होता है मिकदारी, अददी, अददी ले लीजिए, अददी, और दूसरा आपका मिकदारी, मिकदारी। देखिए दोनों में ये देखने में एक ही लगता है ना, देखने में क्या लगेगा, एक ही लगेगा ये दोनों के अंदर, लेकिन फर्क है ना। अगर आप फर्क को नहीं समझिएगा तो सिफत अददी और सिफत मिकदारी के अंदर आप गलती कर दीजिएगा। आपको यहाँ से याद रखना है कि अददी बोला गया है सिर्फ गिनती को, क्या बोला गया, सिर्फ गिनती को बोला गया। मिकदारी के अंदर क्या रहता है, नाप तौल का रहता है। तो नाप तौल में क्या आता है, जैसे किलोमीटर, लीटर, किलोग्राम, है ना, इंच हो गया, मीटर हो गया, गज हो गया, कैरेट हो गया, ये इस तरीका से दर्जन हो गया, ये सारा का सारा मिकदारी के अंदर आता है, नाप तौल के यूनिट के अंदर आता है। तो याद हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे से जैसे कि यहाँ पे बोला गया एक लड़का, तो एक लड़का, और यहाँ पे बोला गया एक, है ना, किलो, है ना, किलो, एक किलो। तो एक किलो, अब यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन एक जगह आपका अददी है, दूसरे जगह आपका मिकदारी है। तो अददी की पहचान कैसे करना है कि आगे आपको देखना है कि इसम होगा नाप तौल वाला, मतलब इसम होगा, है ना, कोमा, यानी कि इसम मार्फ, नकरा जो होते हैं वो आपका मिलेगा वहाँ पे। तो अगर आप ये मान लीजिए कि जिस नाउन को, जिस इसम को हम गिन पाते हैं वो चीज़ आपके पास आ रहा है, तब उसके साथ साथ आपका गिनती लगा हुआ, तो ये आपका अददी के अंदर चला जाएगा। लेकिन एक किलो यहाँ पे इसको नाप तौल जाता है, नाप तौल के यूनिट में जाता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि हाँ ये जो आपका आ गया एक, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, ये मिकदारी के अंदर इस्तेमाल हुआ। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे निस्बती के बारे में, नस्बती के बारे में, तो ये आपका जगह से ताल्लुक रखता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे आपका जगह आएगा तो आप समझ जाइएगा कि सिफत निस्बती के बारे में बात किया गया, जैसे ऊपर के सवाल में दिया गया था। तो आपका इसका जवाब तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या जवाब मिलेगा। उसके बाद चौथे की अगर हम बात करें, यहाँ पे चौथे की बात करें तो आपका आता है सिफत ज़मीरी, सिफत ज़मीरी या मिकदारी, इशारी, ज़मीरी या इशारी। तो सिफत इशारी, तो ये आपके लिए, इसको ऐसे याद रख लेना, यह, वह, यह, है ना, यह सब, सब, वह सब, बस ये चार ही है। इसी चार को याद रख लेना है, ज़्यादा नहीं है, ये है ना, इसी चारों से सवाल में पूछा जाता है। तो सिफत निस्बती के अंदर जगह से मुताल्लिक होगा, ज़मीरी के अंदर यह, वह, यह सब, यह वह सब, ये आ गया देखिए। अब ये आया कि यहाँ पे हमको क्या करना है, एक आपका बच गया जिसका नाम है क्या, सिफत जाती, है ना, जाति, जिसको हम लोग मसब्बा भी कहते हैं। तो अब इसमें से देख लेना है कि ये चारों आप में से कोई है, अगर नहीं है तो आपका ये हो गया एक, है ना, तो इसको हम लोग जाति के अंदर लेंगे। वैसे सिफत जाति का तारुफ जो कहता है कि, है ना, इसम या ज़मीर की अंदरूनी खुसूसियात को कहा जाता है ना। जैसे अगर जैसे बोला गया जेहनहीन लड़का, जेहीन, जेहीन लड़का, है ना, लड़का, ठीक है, जेहिन लड़का। तो ये जेहिन लड़का में अभी लड़के, यहाँ पे जेहिन क्या है, क्या अब देखिए यहाँ पे क्या ये गिनती है, अगर गिनती नहीं है तो अददी नहीं हुआ, और जब अददी नहीं है तो एक तरीका से गिनती भी मिकदारी के अंदर भी चाहिए ना, तो मिकदारी भी नहीं है। उसके बाद क्या ये जेहिन जो है जगह है, नहीं है, क्या ये ज़मीर है, नहीं है, तो इसका मतलब सिफत आपका जाती बन गया। ठीक है, इस तरीका से हम उसको पहचान रख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये रहा
आपके पास सिफत अददी है, सिफत निस्बती है, मैंने यहाँ पे बता दिया। ये आपको कहा जाता है, गिनती को कहा जाता है, ये आपको कहा जाता है जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका मिकदारी कीमत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाप तौल के लिए, नाप तौल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाप तौल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सिफत जाती, सिफत जाती आपका अंदरूनी, अंदर के बारे में बात करता है ना। तो आपको देख लेना वहाँ पे। अगर एक चीज आप समझ लिए, एक पॉइंट और यहाँ पे से हम बता सकते हैं आपको। हाँ, एक पॉइंट और समझ लीजिए, जब पहचानने के लिए आएगा तो वहाँ पे आपको देखना है कि अगर गिनती आया तो गिनती तो आपको पहचानने के लिए आता है ना, 1, 10, 5, 50, ये तो आप जानते हैं ना, तो वो लिखा हुआ होगा। अगर देखिए गिनती है तब तो या तो आपका सिफत अददी होगा या मिकदारी होगा। अगर गिनती नहीं है तो हमेशा जान लीजिए, अगर गिनती है तो फिर आपका क्या होगा, अददी होगा या मिकदारी होगा। ये पॉइंट याद रखना, मिकदारी। अगर गिनती है तो ये होगा, अगर गिनती नहीं है तब क्या करना है, तो जब गिनती अगर है तो ये होगा, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, नहीं होगा, है ना। गिनती अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद इसका नहीं होगा। एक चीज यहाँ पे से समझ गया, है ना। तो पहले यही दोनों को, सबसे पहले अगर सिफत का सवाल आएगा तो आपको देखना है कि क्या गिनती है। अगर गिनती है तो अददी या तो मिकदारी है, बाकी कोई ऑप्शन को सेलेक्ट ही नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया कि आपका बंगाली रसगुल्ले में बंगाली। अब देखिए बंगाली क्या गिनती है, 10, 5, 50, 60 है, नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिफत अददी भी नहीं होगा, सिफत मिकदारी भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल हल करने के लिए। क्या ये बंगाली यानी बंगाल आपका क्या एक जगह है, अब कौस एक जगह है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जगह से रिलेटेड है ना। अभी तक मैंने इसका जवाब नहीं दिया सवाल का, अब इसके सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर मान लिया कि जगह नहीं रहता यहाँ पे, फिर दूसरा आ जाता, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते फिर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल आप लोग का ढील हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से सवाल यहाँ पे किया गया है कि किसने देखा, सवाल है कि किसने देखा में किसने किया। अब ये किसने किया, तो सबसे पहला काम क्या था आप लोगों का, सबसे पहला काम था कि टॉपिक को जानना। तो टॉपिक, ये टॉपिक कहाँ से आया बाबू, तो पता ये चला कि ये जो टॉपिक आया है तो ये जो आपका जमीर से है। पहला काम क्या हो गया, पहचान लिए, हाँ सर ये जमीर से है, जमीर का सवाल है। जमीर को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है, इतना चीज हमको समझ में आ गया सर। आगे देखेंगे तो सर हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। काम हो गया यहाँ तक। अब सवाल ये आता है कि इसका तारुफ देखना है कि क्या है। तो इस यानी जमीर जो कहा जाता है, यानी यहाँ पे आपको तारुफ देखना है। उसके बाद दूसरा जो है तारुफ देखना है, यानी डिफिनेशन जो परिभाषा आता है उसको देखना है ना। किसने देखा में, है ना, जमीर पता चल गया, जमीर प्रोनाउन सर्वनाम। अब यहाँ पे तारुफ, तो हम कह सकते हैं कि इसम की जगह जो इस्तेमाल जिस लफ्ज को किया जाता है वैसे लफ्ज को हम जमीर कहते हैं। इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले को जमीर कहते हैं। ठीक है, हो गया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, फिर क्या था, इसके टाइप के बारे में जानना। तो अब हम इसके टाइप के बारे में भी जान लेते हैं। तो टाइप क्या हो जाएगा, है ना। तो टाइप को भी हमको यहाँ पे जमीर के टाइप के बारे में जानना होगा। तो अब देखो यहाँ पे जमीर का टाइप कितना हो जाएगा, तो इसके भी जमीर के आपके 5 अकसाम होते हैं। कितने अकसाम होते हैं, 5 अकसाम होते हैं। अब देखो इसको कैसे कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले हम जो याद रखेंगे वो सवालिया को रखेंगे, है ना, सवालिया को, सवालिया है ना, जमीर सवालिया, जमीर सवालिया हो गया। या इसको एक नाम से और जाना जाता है, इस्तफामिया के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से, इस्तफामिया का। ठीक है, इस्तफामिया। उसके बाद जाके दूसरा जमीर के बारे में, तो अब ये क्या होता है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, सवाल पूछने के लिए। किसके लिए, सवाल पूछने के लिए। किसके लिए, सवाल पूछने के लिए, है ना, पूछने के लिए। आप देख लीजिएगा वहाँ। उसके बाद आपका आता है जमीर इशारा, इशारा या इशारे भी हम बोल सकते हैं, जमीर इशारा। तो जमीर इशारा के लिए भी हम क्या करेंगे, यह का और वह का इस्तेमाल करेंगे। यह वो, चाहे ना, चाहे यह सब या वह सब का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्या करेंगे, यह सब या वह सब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो आपको ऐसे ही जमीर इशारा को, इशारे को ऐसे ही याद रख लेना है कि हाँ ये जो आता है जमीर
आपका यह वह, है ना, ये आ गया जाके। अगला पॉइंट अगर हम बात करें कि तीसरा सर क्या हो जाएगा, तीसरे की अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरा अक़साम के बारे में, तो आपका ये हो जाएगा ज़मीर ज़मीर मौसूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़मीर ज़मीर मौसूल ले लीजिए। चलिए ज़मीर मौसूल ले लेते हैं। ज़मीर मौसूल 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 हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, ज़मीर मौसूल के बाद हम लोग क्या ले लेंगे? ज़मीर मौसूल हो गया। उसके बाद एक ज़मीर और है, ज़मीर मौसूल के बाद एक ज़मीर क्या, तनकीरी। हाँ, ज़मीर तनकीरी 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 ज़मीर तनकीरी हो जाएगा। लास्ट ज़मीर आपको ज़मीर शख्सी लेना है। शख्सी या इसको जाति भी कहा जाता है, ज़मीर जाति भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ था। यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे सवालिया ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल होगा। तो सवालिया ज़मीर जो है आपके किसके लिए इस्तेमाल होता है? सवाल पूछने के लिए, जिसको इस्तिफ़ामिया भी कहते हैं। और इशारा वाला ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो इशारा वाला जो ज़मीर इस्तेमाल होता है वो आपका यह वह सब, यानी कोई चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ज़मीर मौसूल है, ज़मीर तनकीरी है, ज़मीर शख्सी है। ठीक है, तो ज़मीर मौसूल जो है ना, मतलब कि एक तरीक़ा से ये समझिए कि किसी के बदले में वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल में हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखें आपका चाचा है ना, दिल्ली में रहता है, जो वह नहीं आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका चाचा जो दिल्ली में, मतलब यहाँ पे पूरा नहीं, आपका चाचा जो दिल्ली में जो रहता है, जो रह, रहता है, वह नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे दो वाक आ गया कि आपका चाचा है ना दिल्ली में रहता है, एक वाक हुआ, वह नहीं आया, दो वाक। तो यानी कि एक तरीका से मौसूल की पहचान के लिए हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं कि मौसूल को आपको तभी पहचानना है, यानी कि तभी आपको सवाल का जवाब देना है जब आपका दो वाक रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो वाक को जो जोड़ने का, कनेक्टिंग करने का जो काम करता है, उसी को हम वहाँ पे मौसूल हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो लफ्ज़ जो हो गया ना, ये आपका क्या बन गया? ज़मीर मौसूल के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? ज़मीर मौसूल के अंदर चला गया। तो ज़मीर मौसूल के अंदर आप लोगों को किस तरीक़ा से याद रखना है कि दो गो वाक आपका इस्तेमाल होगा, है ना। एक बार जैसे अभी यहाँ पे दिया कि अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, कि आपका चाचा जो दिल्ली में रहता था, है ना, वो नहीं आया। तो यहाँ पे जो पूछा गया वो नहीं आया, है ना, जो मतलब कि आपका चाचा दिल्ली में रहता था, जो वह नहीं आया। तो ये वाक को क्या कर दिया? कनेक्टिंग कर दिया। और इसकी सबसे अच्छा पहचान के लिए हम यही चीज़ बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, आपको उससे एक वाक को दूसरे वाक से क्या करेगा? कनेक्टिंग कर देगा, है ना। इसको एक मिसाल से और हम देख सकते हैं कि जैसे कि मान के देख सकते हैं, एक मिसाल और देखते हैं इसके लिए। जैसे कि मान लो कि वह लड़का है ना, जो कल आया था, वह पकड़ा गया। वह क्या गया? पकड़ा गया। तो अब देखिए, वह लड़का जो कल आया था, एक वाक हुआ, वह पकड़ा गया, दूसरा वाक हो गया। इस दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? जो। ये इसके जगह पे इस्तेमाल हो गया। तो ये आपको मौसूल के अंदर आपको रखना है। ठीक है, अब बात ये आता है यहाँ पे एक ज़मीर तनकीरी के बारे में, है ना। तो तनकीरी ने मतलब तज़कीरी बोला जाएगा, तज़कीरी, है ना। इसके लिए तज़कीरी इस्तेमाल होगा, तनकीरी भी बोल सकते हैं, तज़कीर या तज़कीरी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये मतलब कि एक तरीक़ा से गैर यकीनी शख्स के लिए। गैर यकीनी शख्स का क्या मतलब होता है? जिसके बारे में हमको पता ना हो,
जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, है ना। जैसे बोला गया कोई, कुछ, तो इससे आपको क्या समझ में आया, है ना। तो ये ऐसे मतलब कि इसको एक जुमले से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इसको ले सकते हैं हम, जैसे कि एक मिसाल लेते हैं यहाँ पे, कौन है ना। एक लेते हैं, कौन है ना, कौन है यहाँ, यहाँ कौन है यहाँ। जवाब इसका क्या मिलेगा, कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये जो कोई आपका शब्द हो गया ना, लफ्ज जो हो गया, ये तज़कीरी या तनकीरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इतना इसके लिए सबसे हम ये रख सकते हैं, गैर यकीनी, यकीनी के लिए, गैर यकीनी, ठीक है। गैर यकीनी शख्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। गैर यकीनी शख्स किसको बोलेंगे, यानी जिस शख्स को हम नहीं जानते, जिस ज़मीर को हम नहीं जानते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ज़मीर जाति के लिए क्या हो गया, तो ज़मीर जाति के लिए आपका ये आपका शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जिस तरीक़ा से ज़मीर शख्सी के बारे में अगर हम बात करें, तो आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, यानी कि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो है सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक तरीक़ा से इसके 3 अक़साम होते हैं। एक का नाम होता है मुतकल्लिम। क्या नाम होता है, मुतकल्लिम नाम होता है, मुतकल्लिम, है ना, यानी ये बोलने वाला होता है, बोलने वाला होता है, बोलने वाले को कहा जाता है बोलने वाला, मुतकल्लिम होता है। तो ये ज़मीर के किस्म के अंदर आता है। 3 शक्ल होते हैं, ज़मीर शख्सी के 3 शक्ल होते हैं। एक का नाम मुतकल्लिम, यानी बोलने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन, है ना। उसके बाद होता है हाजिर, हाजिर, है ना, हाजिर, यानी ये होता है सुनने वाला, है ना, सुनने वाला होता है, सुनने वाला, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड पर्सन, है ना। उसके बाद आपका एक आता है जाके गायब, गायब आता है, गायब, यानी कि ये जो आपका होता है गायब को यानी कि जिसके बारे में बात हो, या जिस चीज़ का, जिसके बारे में बात हो, है ना, या जिस पे बात हो, बारे में बात हो, जिसके बारे में क्या होना चाहिए, बात हो, तो वो आपका का, जिसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है ना। थर्ड पर्सन आपका देख लेते हैं वहाँ पे ही, सी, इट, है ना। अब इसका जो भी हिंदी मीनिंग आएगा आप उसको ले लीजिएगा, दे। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड नेम एक से, है ना। तो ये इस तरीक़ा से यूज़ किया जाता है। नेम भी आपका यही में आएगा, है ना। तो नेम को जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे फर्स्ट पर्सन, तो वहाँ पे हम लोग उसको सीखेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर का सवाल यहाँ पे ये है। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे कि वह लफ्ज जिसके कुछ माने ना हो उसे क्या कहते हैं। अब जिसके कुछ माने ना हो वह लफ्ज, तो यहाँ पे सवाल ये किया गया आपको लफ्ज के बारे में। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, ये लफ्ज है, इस लफ्ज को क्या कहते हैं, हिंदी में शब्द कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे से पूछा जा रहा है कि जिसके कुछ माने ना हो, तो आपको पता है कि मीनिंग और मीनिंगफुल लेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहाँ पे 2 तरह का लफ्ज आता है। तो एक लफ्ज का नाम होता है लफ्ज मौजू, दूसरे का नाम होता है लफ्ज महमल। क्या नाम होता है, महमल। बस 2 ही को लफ्ज आपको यहाँ पे देखना है। ये होता है माने और बेमाने के लिहाज से होता है, यानी कि 2 होता है, जिसको हम लोग जैसे कि ये मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, है ना, मीनिंगफुल लफ्ज जिसको हम लोग कहते हैं ना, सार्थक शब्द जो होता है हिंदी में, जो सार्थक शब्द जो कहा जाता है, तो सार्थक शब्द की तरह ही आपका यहाँ पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मीनिंग हो गया मीनिंगफुल, जिसको हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द, है ना। ये हो गया जाके, इसको कहा जाता है मीनिंगलेस। क्या कहा जाता है, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस वर्ड होता है, यानी जिस वर्ड का कोई अर्थ नहीं होता, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, निर्थक शब्द, है ना, निर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो अब कोई ये चीज़ आपको पता है कि जिसका कोई, है ना, बहुत से अपने लाइफ के अंदर हम लोग जब अपना लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के दैनिक जीवन के अंदर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि एक वर्ड बोलते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो है ना मीनिंगलेस वर्ड भी बोलते हैं, यानी मेहमान लफ्ज भी बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा था। अब देखिए जिसका कुछ माने है, तो ये आपका कुछ क्या होना चाहिए, कुछ माने, कुछ माने हो। तो कुछ माने हो तो ये होगा,
कुछ माने ना हो, कुछ माने ना हो, तो ना हो तो ये होगा, ना में ये जाएगा, हाँ में ये जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, रोटी वोटी है जी, अम्मी रोटी है ना, अम्मी जी रोटी वोटी है, तो रोटी वोटी, वोटी, तो रोटी वोटी। तो ये देखिए रोटी आपका महमल है, लेकिन वोटी आपका क्या है, लफ्ज, सॉरी, रोटी आपका महमल मौजू है, वोटी जो आपका लफ्ज महमल के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत से सवाल है, जैसे हम लोग बच्चा कलम वलम है जी, कलम वलम, है ना, तो ये कलम आपको समझ में आ गया, इसका मतलब है कि ये आपका मौजू हो गया, क्या हो गया, मौजू हो गया। और ये जो आपका लफ्ज हो गया ये महमल के अंदर चला गया, क्योंकि इसका कोई माने नहीं है। अगर हम आपको बोले कलम तो आप समझ जाइएगा, आपका जहन कलम के पास चला जाएगा, लेकिन अगर हम बोले वलम तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन इसका इस्तेमाल, महमल लफ्ज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सिंगल कभी नहीं किया जाता। जब आपका माने वाला लफ्ज रखा जाता है तो उसी के साथ अटैच कर दिया जाता है, जैसे कलम वलम, रोटी वोटी, पानी वानी है जी, है, अरे मेहमान आया है, नाश्ता वास्ता लगाओ, है ना, तो ये नाश्ता वास्ता, पटना वटना चलेगा क्या घूमने के लिए, ये गर्मी का ये छुट्टी आने वाला है ना, तो ये पटना वटना, तो पटना आपका जगह है, समझ में आ गया कि ये इसमें ये मानेदार है, और वटना जो इसका कोई माने नहीं है। आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा। इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कुछ माने ना हो, जो आपका यहाँ पे सेक्शन से दिया हुआ है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, अगला है कि मुकर्रम जो है कल पटना आएगा, मुकर्रम कल पटना आएगा, ये जमाना की कौन सी किस्में है। तो सबसे पहला काम क्या था, जमाना को पहचानना, पहला काम क्या था, जमाना मतलब टॉपिक को पहचानना। तो ये जमाना है, क्या है, जमाना है। जमाना को हिंदी में काल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। अंग्रेजी में बोला जाए तो टेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। ये काम हो गया जाके। अब डिफिनेशन इसका याद रखना था, टेंस का डिफिनेशन याद रखना था हमको। तो टेंस क्या होता है, यानी कि एक तरीका से वक्त को, है ना, काम के वक्त और उसको हालत को दिखाना ही क्या कहलाता है, यानी फेल के वक्त को जाहिर करना, है ना, जो आपका काम है उस काम के वक्त को यानी समय को ही जाहिर करना क्या कहलाता है, वो आपका टेंस कहलाता है ना, समय यानी काल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे से ये आता, तारुफ हो गया, तारुफ होने के बाद अगला पॉइंट क्या करना था, टाइप देखना था। तो इसके 3 गो टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, है ना। तो पहले टाइप का मान क्या आ जाता है, जैसे कि आप मान लीजिए माजी से स्टार्ट करते हैं, माजी है, तो माजी को कहा जाता है पास्ट टेंस। उसके बाद हिंदी में कहा जाता है भूतकाल, क्या कहा जाता है, भूतकाल, है ना। उसी तरीका से आपका दूसरा आ जाता है हाल, है ना, जमाना हाल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रजेंट, प्रजेंट टेंस कहते हैं। यानी हम लोग इसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। आगे हम लोग बात करें अगला पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो तीसरा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माजी हाल मुस्तकबिल, मुस्तकबिल, है ना, मुस्तकबिल हो जाएगा, जिसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि भविष्य काल कहते हैं, क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया, है ना। अब इसको पहचान करने की जरूरत थी यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, इसको कहा जाता है, ये गया गुजरा हुआ जमाना, क्या कहलाता है, गुजरा, गुजरा हुआ जमाना होता है ना, हुआ हुआ जमाना। तो गुजरा हुआ जमाना को कहा जाता है। ये होता है मौजूदा जमाना, होता है मौजूदा जमाना, तारुफ भी आप ऐसे मौजूदा जमाना, है ना, जमाना। उसके बाद आपका आने वाला जमाना, क्या हो जाएगा, आने वाला जमाना। तो आने वाले जमाने के लिए हम लोग इस तरीका से इसको आने वाला जमाना, तो ये आपका आने वाला जमाना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे से सवाल पढ़ के देखना है कि आपका यहाँ पे से किस सेंस में निकल के जा रहा है। वैसे थोड़ा सी आइडेंटिफिकेशन अगर दे दिया जाए यहाँ पे, तो आपको याद ये रखना है कि जैसे कि आपका माजी के लिए, तो माजी के लिए आपको याद रखना है कि था थे थी लगा हुआ रहेगा। ठीक है, था थे थी। उसके बाद जाके मुस्तकबिल के लिए आप गागेगी देख लीजिएगा, आखिरी में अगर लगा हुआ रहेगा गा गे गी, इसका मतलब है कि ये आपका क्या बन जाएगा, मुस्तकबिल लफ्ज बन जाएगा, जमाना बन जाएगा। और था थी रहेगा तो आपको ये लगा देना है। और आखिरी में जैसे कि अलीफ भी आता है इसके,
ये भी आता है ना, ये भी आता है। तो ये सब आपका रहेगा किसके अंदर रहेगा, तो ये आपका रहेगा माजी के अंदर। और उसके बाद जाके मुस्तकबिल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, गागेगी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये दोनों नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको हाल में लेके चलना है। लेकिन हम तफसीर से नेक्स्ट सवाल के अंदर जब वहाँ पे हाल के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग उसके टाइप को भी जानेंगे। अगर इस हर चीज़ को यहीं पे मतलब पूरा डीपली करेंगे तो वीडियो और भी लेंदी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां नंबर का सवाल है। 5वां नंबर का सवाल जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अबू बकर किस तरह का नाम है। तो सबसे पहला काम क्या था यहाँ पे, उसको नाम को जानना, ये किस टॉपिक से है। तो जब हम इसको देखते हैं अबू बकर किस तरीका का नाम है, तो ये इल्म एक टॉपिक है जो उर्दू कवायद के अंदर आता है, उसके अंदर से आया हुआ है। ठीक है, अब इल्म के अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका तो आप हिंदी इंग्लिश नहीं ले सकते, क्योंकि हर चीज़ का आप जो ढूंढिएगा वहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इल्म के बारे में, कि इल्म हो गया, जाके इसके अकसाम के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, अकसाम के बारे में देख लेते हैं। यानी इल्म एक तरीका से इसम इल्म जो होता है, इसका कहा गया इसम इल्म, इसको इसम खास भी कहा जाता है, इसका अदर नाम खास भी है। ठीक है, और एक नाम दे सकते हैं इसको, इसम मारफा भी हम कहते हैं, है ना, मारफा भी कहते हैं, मारफा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब लेकिन नाम से जाना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अकसाम किसके पढ़ रहे हैं, इसमें इल्म के अकसाम पढ़ रहे हैं। इसके 5 अकसाम होते हैं। एक का नाम आपका देखा जाए वहाँ पे, तो आपका जैसे कि मान लिया खिताब होगा, क्या हो जाएगा, खिताब होगा, खिताब हो गया। दूसरे का नाम अगर यहाँ पे देखे तो आपका लक़ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लक़ब हो जाएगा, है ना। तीसरे का नाम अगर यहाँ पे देखें हम, लक़ब के बाद उर्फ हो जाएगा, है ना। चौथे का अगर नाम हम यहाँ पे देखें तो तखल्लुस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तखल्लुस हो जाएगा, है ना, तखल्लुस हो जाएगा। पांचवें का नाम देखें तो यहाँ पे कुन्नियत हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कुन्नियत। तो ये आपका कुन्नियत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुन्नियत हो जाएगा, है ना, कुन्नियत, ये कुन्नियत हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे से ये आ रहा है कि ये किस तरीका का, लेकिन सबके बारे में जानना डीपली यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं इसका सवाल का जवाब दूंगा और फिर जाके उसको मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जैसे अबू बकर यहाँ किस तरह का नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुन्नियत। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को सीखना है कुन्नियत के बारे में। अब इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो कुन्नियत जब आया तो आपको सबसे पहले तो जानिए यहाँ पे तारुफ तो दीजिए आप, है ना। तो कुन्नियत के लिए क्या होता है कि वह नाम होता है जो अपना मतलब कि माँ बाप की वजह से या बेटा बेटी की वजह से या किसी भी रिश्तेदार के बुनियाद पर जो नाम पड़ जाता है ना किसी को, तो उसको हम लोग कहते हैं कुन्नियत के अंदर। अब इसकी पहचान कैसे याद रख सकते हैं, तो पहचान याद रखने के लिए सर कुन्नियत को हम कैसे पहचानेंगे, तो आप इसके लिए 4 लफ्ज इस्तेमाल रखिएगा। ठीक है, अगर 4 लफ्ज को अगर आपने भूल गए तो फिर कुन्नियत का जवाब सही नहीं दे पाइएगा, गलत हो जाएगा। पहला आपको रखना है याद इब्ने, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है आपका बिनते, ठीक है, बिनते। उसके बाद तीसरा आपको याद रखना है अबू, ठीक है। चौथा आपको याद रखना है उम्मे, ठीक है। ये अब देखिए उम्मे का माने जो अगर देखा जाए, इसके जो माने होता है ना, माने अगर देखा जाए माने क्या होता है, अभी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि ये जो माने आता है ना, जैसे कि आपका मान लीजिए इब्ने, इब्ने के माने होता है बेटा, क्या हो जाता है, बेटा। इब्ने के माने क्या होता है, बेटा, क्या हो जाता है, बेटा। और बिनते का मतलब क्या हो जाता है, बेटी, क्या हो जाता है, बेटी, है ना। अबू के माने होता है बाप, क्या हो जाता है, बाप हो जाता है। उसके बाद जाके उम्मे का मतलब क्या हो जाता है, उम्मे का मतलब माँ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका अबू बकर, इसका मतलब क्या हो गया कि अबू बकर क्या हो गया, है ना, अबू बकर, है ना। तो ये आपका, तो अबू से हम लोग यहाँ पे पहचान लिए कि ये कुन्नियत है, क्या है, कुन्नियत है। ठीक है, क्या बन गया, कुन्नियत है। तो यहाँ पे आपका बहुत तरीका का सवाल आपका रहेगा, जैसे अबू बकर है तो आपका यहाँ पे बन जाएगा जैसे कि अबू बकर, है ना। तो बकर का हाँ, अबू बकर यानी बकर का बाप, इस तरीका से आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे समझा दिया गया है कि किस तरीका से आपको कुन्नियत को पहचानना है। कुन्नियत किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो किसी भी रिश्तेदार की बुनियाद पर जो नाम रखी जाती है बेटा बेटी के नाम से या माँ बाप के नाम से जो मशहूर हो जाता है, वैसे नाम को हम लोग क्या कहते हैं, कुन्नियत के नाम से जानते हैं। और इसको 4 तरीका से पहचानेंगे, इब्न बिनते, है ना, अबू उम्मे, है ना। इब्न के माने होता है बेटा, बिनते का मतलब बेटी, अबू के माने बाप, उम्मे के माने माँ होती है। चलिए
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 6 नंबर का यहाँ पे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आपका जेल में से साबका के निशान कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या था, साबका यानी टॉपिक के बारे में जानना। तो हम जान चुके हैं कि यहाँ पे ये जो साबका टॉपिक से है, किससे है, साबका टॉपिक से है। अब यहाँ पे इसका हम लोगों को क्या जानना है, हिंदी जानना है, इंग्लिश जानना है। तो इसको कहा जाता है, साबका को कहा जाता है उपसर्ग। क्या कहा जाता है, उपसर्ग। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रीफिक्स कहा जाता है, प्रीफिक्स। क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स कहा जाता है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब इसको हम किस तरीका से याद रख सकते हैं, तो इसको याद रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये देखिए आपका सिंपल सी बात है यहाँ पे, जैसे साबका, साबका का मतलब सीन, स्टार्टिंग में यहाँ पे सीन है, सीन का मतलब क्या हो गया, शुरू। ठीक है, और सबसे पहले तो यहाँ पे उसको तो ट्रिक बाद में जानेंगे, पहले हम यहाँ पे तारुफ देखना था, है ना, इसको क्या, किसको कहा जाता है। तो ऐसा बेमाने लफ्ज जो किसी लफ्ज के शुरू में आकर लग जाए और एक नया माने बना दे, उसको हम लोग साबका कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे जाके आपको बात समझ में आ गई है कि डिफिनेशन मैंने बता दिया कि ऐसा बेमाने लफ्ज जो किसी लफ्ज के शुरू में आकर लग जाए और एक नया माने बना दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे साबका लफ्ज कहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया गया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कार। तो कार के माने क्या होता है, करने वाला, उसी के साथ हमने लगा दिया बे, ये हो गया बेकार, यानी कि कोई करने का नहीं है ना, उसका नेगेटिव में चला गया, है ना। तो यही चीज आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया पढ़, है ना, अब इसके शुरू में लाके हमने लगा दिया अन, तो ये हो गया अनपढ़। यानी पढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा, और अनपढ़ एक तरीका से जो पढ़ा ही नहीं है, उसको सेंस में लिया जाता है यहाँ पे। तो ये शुरू में आके लगा, अगर हम इसको अलग निकाल दे तो क्या इसका कोई बे बोले तो क्या आपको समझ में कोई चीज आ जाए, बे का कोई अर्थ होता है, किसी का नाम होता है, क्या ये इसम होता है, क्या ये जमीर होता है, क्या अन इसम जमीर होता है, क्या ये कोई इसका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे लफ्ज को साबका कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया 4 ऑप्शन है, लाहासिल, अकलमंद, ईदगाह, कब्रिस्तान। अब इसके अंदर आपको पहचानना है कि साबका कौन है, लहका कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में सारे का जवाब देना है आपको। आगे बढ़ते 7 नंबर पे। 7 नंबर पे यहाँ पे ये कहा गया कि नून जाहिर की सही मिसाल दीजिए। नून जाहिर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना था, टॉपिक को जानना था कि ये कौन से सवाल से है। देखिए यहाँ पे जो है टॉपिक जो है नून के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है, नून के बारे में दिया गया है ना। तो नून के बारे में जब यहाँ पे दिया गया है, तो नून आपका क्या है कि नून की तारुफ के जानना है। तो तारुफ क्या होता है, यानी कि नून को किस तरीका से पढ़ा जाता है, कहाँ पे नून को तलफ़ुज़ करना चाहिए, कहाँ पे तलफ़ुज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो नून के आपका 2 किस्में आ जाता है। कितने किस्में आता है, 2 किस्में आता है। एक का नाम होता है नून जाहिर। क्या नाम होता है, नून जाहिर नाम होता है। और दूसरे का नाम क्या होता है, नून गुन्ना नाम होता है। नून गुन्ना नाम होता है। ठीक है, नून गुन्ना नाम होता है। तो जाहिर का मतलब है क्या होता है, दिखाई देना। क्या होता है, दिखाई देना, दिखाई देना, दिखाई देना। तो जो नून दिखाई देता है उसको नून जाहिर कहते हैं, और जो नून दिखाई नहीं देता है ना, उसको नून गुन्ना कहते हैं। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आप ये चीज जान रहे हैं कि सर हाँ ये नून है, अगर हम यहाँ पे बोले तो क्या आपको ये दिखाई दिया। यहाँ पे एक तरीका से हम बोल सकते हैं, जिस नून के ऊपर नुक्ता हो, क्या हो, नुक्ता हो, क्या हो, नुक्ता हो, नुक्ता हो। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे नुक्ता, नुक्ता ना हो, यहाँ नुक्ता होना चाहिए। यानी नून जाहिर के अंदर नुक्ता रहेगा और आपका नून गुन्ना के अंदर नुक्ता नहीं रहेगा। हम ये भी कहते हैं कि जिससे जुस्नन को साफ साफ पढ़ा जाए, क्या ये साफ साफ पढ़ा जाएगा, और ये साफ साफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये साफ साफ पढ़ा जाएगा। तो डिफिनेशन कई तरीका से बन के आएगा। जिस नून को खींच कर पढ़ी जाए उसको क्या कहते हैं, मतलब जिस नून को साफ साफ पढ़ी जाए उसको क्या कहते हैं, तो नून जाहिर कहते हैं। जो नून दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, नून जाहिर कहते हैं। जिस नून के ऊपर नुक्ता हो उसको क्या कहते हैं, नून जाहिर कहते हैं। और जिस पे नुक्ता ना हो वो नून गुन्ना है। जिसको जिस नून के ऊपर नुक्ता जो नून दिखाई ना दे उसको बोलेंगे नून गुन्ना है। जो नून साफ साफ नहीं पढ़ी जाए उसको नून गुन्ना है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, जो भी आंसर होगा इसका कमेंट सेक्शन में दे देना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया इसम की तादाद 1 से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहला क्या था, सवाल को पहचानना
ये जो इसम की तादाद, तो यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि तादाद, तादाद, तो देखिए तादाद को क्या कहा जाता है, एक तरीका से आप समझिए वचन। इंग्लिश में जो हिंदी में वचन जो पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप लोगों को ये वचन आपका क्या आ जाएगा, नंबर, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नंबर, नंबर, है ना। तो तादाद उर्दू में हो गया, हिंदी में वचन हो गया, इंग्लिश में नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। तो तादाद मतलब है क्या हो गया, गिनती। तो गिनती को ही तादाद कहा जाता है, सिंपल सी बात है। और ये इस्तेमाल किया जाता है ना, इसम के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसके दो अकसाम होते हैं, एक अकसाम का नाम होता है वाहिद, क्या नाम होता है, वाहिद। दूसरे का नाम होता है जमा, क्या नाम होता है, जमा होता है। यानी वाहिद बोले तो एक वचन, वाहिद बोले तो एक वचन, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ठीक है। और इसको कहा जाता है बहुवचन, क्या कहा जाता है, बहुवचन, बहुवचन कहा जाता है, जिसको हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक है, प्लूरल नंबर कहते हैं। ये आ गया जाके। अब वाहिद का मतलब क्या होता है, वाहिद का मतलब एक, ये जमा का मतलब, बहु का मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसे ज़्यादा के बारे में बात है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही जवाब आपको वहाँ पे बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर का, 9 नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा ये गया है, दर्ज झेल में से इसमें आला कौन सा है। तो सवाल यहाँ पे पहचानना है सबसे पहले, ये सवाल कहाँ से आया, तो सवाल आया हुआ इसमें आला से, किससे आया हुआ, आला से। तो क्या इसका हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, इसका हिंदी इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके तारुफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो तारुफ यहाँ पे जाना गया था, तारुफ, तारुफ, तारुफ क्या हो जाएगा, ऐसा इसमें जिससे किसी औजार, है ना, ऐसा इसमें जिससे किसी औजार, किससे, औजार, औजार, है ना, या हथियार, क्या हो जाएगा, हथियार, हथियार का इल्म। ऐसा इसमें जिससे किसी औजार या हथियार का इल्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें आला कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग ले लिए कलम है, तलवार है ना, तलवार है। और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं बंदूक, ले सकते हैं, बंदूक ले सकते हैं, है ना, छड़ी ले सकते हैं, छड़ी हो गया जाके, है ना, पेचकस हो गया, नट बोल्ट का हो गया, खंती हो गया, खुरपी हो गया, कैंची हो गया, बैटरी हो गया, बम हो गया, बारूद हो गया, बंदूक हो गया, यहाँ पे तीर धनुष हो गया। ये सारा का सारा क्या चीज़ में काम आ रहा है ना, तो वो आपका हथियार के तौर पे, एक औजार के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे पेचकस ले लीजिए, पिलास ले लीजिए, ये सारा का सारा आपका किसके अंदर जा रहा है, इसमें आला के अंदर जा रहा है। अब इसका जवाब क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए लास्ट सवाल है ये, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन हम लोगों को लेना था ना, 10 ही क्वेश्चन लेना था। अब यहाँ पे से सवाल ये पूछा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये कैसा जुमला है। तो सबसे पहला सवाल क्या था, सवाल को पहचानना, ये जुमला क्या होता है। जुमला को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सेंटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। हो गया जी। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दूसरा तारुफ की बात करेंगे। तारुफ क्या होता है, तो तारुफ क्या होता है, जुमला किसको कहते हैं, तो कई लफ्ज़ों को जब आपस में मिलाते हैं और वो एक मानेदार हो, है ना, कई लफ्ज़ को मिलाने के बाद और मानेदार हो, तो ऐसे किसी को ही क्या कहा जाता है, बोल सकते हैं कि लफ्ज़ों के मजमूए को ही जुमला कहा जाता है। इसका डेफिनेशन सबसे एक शॉर्ट में हम देख सकते हैं कि लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो मानेदार हो, उसे हम जुमला कहते हैं। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो मानेदार हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। अब जुमला के अक़साम देखना है, तो अक़साम यहाँ पे जब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अक़साम, तो जनरली आम तौर पे अक़साम देखा जाए तो 5 अक़साम होते हैं, है ना। एक का नाम होता है खबरिया, दूसरे का नाम होता है सवालिया, सवालिया, तीसरे का नाम आप यहाँ पे से ले लीजिए, है ना, अम्बरिया जुमला ले लीजिए, अम्बरिया जुमला हो गया। चौथे का नाम देख लिया इस्तफामिया, ये सवालिया जुमला जो हो गया ना, सवालिया जुमला का ही नाम है इस्तफामिया, है ना, इस्तफामिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दुआया, दुआया जुमला है ना। उसके बाद एक आता है, एक जुमला का और नाम है, उस जुमला का क्या नाम है, फिजाइया जुमला, क्या हो जाता है, फिजाइया जुमला, फिजाइया जुमला, ठीक है, फिजाइया जुमला।
तो ये 5 तरीका का जुमला होता है। इस पांचों तरीका के जुमला को, अब जैसे कि ये खबरिया जुमला, तो खबरिया जुमला क्या होता है, यहाँ पे से हम लोग समझते हैं खबरिया जुमला। खबरिया जुमला में क्या चीज़ होता है, ये आपको यहाँ पे सिर्फ खबर देना होता है, कोई बात करना, कोई बात बताना, है ना, बताना, खबर देना, खबर देना, है ना, कोई बात बता देना।